हे गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले ताकि यह वाली वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूरियल के चले जाने के बाद डेकुलिन हल्की राहत की सांस लेता है। सिस्टम में उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक मौत को रोकने के लिए। उसके चेहरे पर एक छोटा सा सुकून झलकता है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। वो सोचता है अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो उसकी आज़ादी अब दूर नहीं। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके पीछे से आती है, गनेसा। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तो सच में तुम बदल रहे हो डेकुलिन। उसका आना अचानक था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो आगे बढ़ती है, हंसते हुए कहती है कि उसे खेद है बिना बुलाए आने का, पर जो उसने अभी देखा वो सोच भी नहीं सकती थी। डेकुलीन बस कंधे उचकाकर कहता है, कुछ खास नहीं था। मेरी बहन मुझसे बेहतर हाउस हेड बनेगी। गनेसा फिर अचानक सच उजागर करती है। वो बताती है कि यूरियल उकलानी परिवार की असली ब्लड लाइन से नहीं है। ये सुनकर डेकुलेन जैसे जमसा जाता है, उसके चेहरे से सारे भाव गायब, क्योंकि ये बात ओरिजिनल गेम में कहीं नहीं। गनेसा आगे कहती है, उस लड़की में उकलानी परिवार का एक बूंद खून भी नहीं है। डेकुलिन जानता था कि वो दोनों सीधे रिश्तेदार नहीं, पर यह सुनना कि कोई ब्लड कनेक्शन ही नहीं, ये बात उसके अंदर कुछ तो हिला देती है। गणेशा मुस्कुरा कर याद दिलाती है, तुम ही तो थे जिसने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। लेकिन डेकुलेन शांत स्वर में जवाब देता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर गणेशा थोड़ी हैरान होती है, पर अंत में सिर हिलाकर कहती है कि वो ये बात गुप्त रखेगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वो एक और खबर छोड़ जाती है। 6 स्नेक हेड्स हरकत में आ चुके हैं। वो बताती है कि ये लोग एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और हर एक के सिर पर लाखों का बाउंटी लगा है। वो खिड़की से छलांग लगाने से पहले ठहरती है। डेकुलिन, वो लोग उस आइटम के पीछे हैं जो तुमने ऑक्शन में खरीदा था। सावधान रहना, तुमने हाल में अपने मैजिकल डिफेंस को बहुत नजरअंदाज किया है। और बस वो रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। पीछे छोड़ जाती है एक सफेद रुमाल जो हवा में हल्के से लहराता है। डेकुलिन देर तक वहीं खड़ा रहता है। सच सामने है, पर उसका चेहरा वैसा ही शांत, क्योंकि असल में वो असली डेकुलिन तो है ही नहीं। और चाहे यूरियल खून से उसकी बहन हो या नहीं, उसके लिए वो हमेशा परिवार ही रहेगी। दूसरी तरफ डेंस जंगल में गणेश और उसके साथी कैंप फायर के पास बैठे हैं। आग की रोशनी में उनके चेहरे झिलमिला रहे हैं और बात चल रही है डेक्यूलिन के बदले हुए रवैये की। एक साथी हंसकर कहता है, तुम्हें तो वैसे भी हैंडसम मर्दों के लिए हमेशा सॉफ्ट स्पॉट रहता है। गणेशा की भौहें चढ़ जाती हैं, अगर ज्यादा बोले तो टुकड़ों में काट दूंगी। सभी हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। तभी एक एडवेंचरर, जूलिया की रिश्तेदार, बोल उठती है, मुझे तो यकीन नहीं होता डेकुलिन अब इंसानों जैसा लगने लगा है। गणेशा ये मुस्कुरा कर कहती है, वो सच में बदल गया। अब हमें उसके लिए कोई मैजिक स्लेव ढूंढने की जरूरत। फिर सबको आदेश देती है कि आज जो भी सुना वो किसी को न बताए। और फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक सक्रिय होता है। एक चमकीली रोशनी आसमान में उठती है और पूरी टीम गायब हो जाती है। अगली सुबह इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर में डेकुलिन अपने सिस्टम में स्टोर ब्राउज कर रहा है। वो एक नया एट्रीब्यूट देखता है, लेवल 1, जो माना की आउटपुट और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकता है, पर उसकी कीमत है 101 स्टोर करेंसी। उसके पास स्टोर एक्सेस तो है, पर करेंसी नहीं। वो समझता है कि स्टोर सिर्फ विशेष करेंसी से स्किल्स खरीदने देता है, जो हर लेवल पर सीमित होती है और हर बार कॉस्ट दोगुनी बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि ये मौका बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपने ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए और उसके लिए बेहतर माना क्वालिटी जरूरी है। बस 4 और स्टोर करेंसी और वो ये स्किल खरीद सकता है। वो मन ही मन सोचता है किसी तरह जल्दी इसे हासिल करना होगा। तभी एलन कमरे में घुसता है, थोड़ा चिंतित चेहरा लिए। वो उसे विजार्ड जर्नल थमाता है। डेकुलिन पन्ने पलटता है और उसकी नजर एक नाम पर टिक जाती है, विजिट किलर लॉकहार्ट। वो आदमी हाल में इस इलाके के आसपास देखा गया। डेकुलिन तुरंत समझ जाता है ये कोई मामूली शख्स नहीं, कई मेज प्लेयर्स पहले ही इसका शिकार बन चुके हैं। पर फिर भी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती, क्योंकि वो जानता है वो एक ऑर्डिनरी मेज नहीं है। वो सोचता है अगर विजिट किलर सच में पास है तो ये तो एक बेहतरीन मौका है कुछ स्टोर क्रेडिट्स कमाने का। उसकी आंखों में एक चमक सी उतर आती है, जैसे वो इस खतरे का सामना करने के लिए खुद उत्सुक हो। वो एलन की ओर मुड़ता है और शांत स्वर में कहता है, डरने की जरूरत नहीं, तुम लाइब्रेरी जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। एलन सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक डेकलेनिन कुछ ऐसा पूछ लेता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे? एलन की आंखें फैल जाती हैं। क्या? वो हैरान रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि डेकलेन, जो हमेशा उसकी कमजोरियों पर ताना कसता था, उसे खुद किसी पद के लिए रिकमेंड करेगा। वो घबराकर सवाल पर सवाल करता जाता है, लेकिन डेकलेन बस एक शब्द कहता है, चुप रहो। वो अपनी जेब से एक चांदी का बैंगल निकालता है जिस पर यूकालाइन एम्बलम खुदा हुआ है और एलन के हाथ में रख देता है। एलन की आंखें चमक उठती हैं। थैंक यू सर। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। डेकलेन मन ही मन सोचता है कि एलन जैसा व्यक्ति जो बिना शिकायत हर छोटा बड़ा काम संभालता है, उसके लिए वाकई उपयोगी साबित होगा। बहुत से लोग उसके ठंडे व्यवहार से दूर चले गए, पर एलन रुका रहा, वफादार, शांत और भरोसेमंद। इसलिए वो उसे कुछ पैसे भी देता है। जाओ, आज अच्छा खाना खा लो। एलन के चेहरे पर मुस्कान जम जाती है और डेकलेन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, स्टाफ ओनली लाइब्रेरी की ओर। उसका असली मकसद है लूना के रिसर्च पेपर्स पढ़ना, जो प्योर एलिमेंट्स की क्रिएशन पर थे। लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है, उसकी भौहें सिकुड़ती जाती हैं। गलती पर गलती,
कैलकुलेशन में एरर्स, सिंबल्स उलटे। वो सिर हिलाता है और खुद उन्हें सुधारने लगता है। वो शेल्फ्स के बीच से गुजर रहा होता है कि उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर टिक जाती है, सिल्विया। वो वहाँ कैसे? ये तो स्टाफ ओनली सेक्शन है। 10 मिनट पहले सिल्विया एग्जीक्यूटिव रीडिंग रूम में पहुंची थी। वो असल में एक खास किताब ढूंढ रही थी, एक नॉवेल जो लिखी गई थी इथेनल लैंग्वेज में, वो भाषा जो सदियों पहले फेरीज के साथ विलुप्त हो चुकी थी। ये किताब इतनी रेयर थी कि उसे देखने के लिए उसने फैकल्टी ओनली परमिशन ले ली। लाइब्रेरियन पहले तो हिचकिचाया, पर प्रोफेसर रीलन ने खुद उसे अनुमति दे दी, ये कहकर कि सिल्विया इस साल की रुकी मेज है और सक्सेसर भी। लाइब्रेरियन के पास मना करने का कोई बहाना नहीं रहा। अब सिल्विया शेल्फ्स के बीच खड़ी थी, किताब पलटते हुए, पूरे ध्यान में। उसे पता भी नहीं चला कि डेकलेन उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो सिल्विया? उसकी आवाज ठंडी थी पर सीधी छेदती हुई। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है। सर मैं बस। डेकलेन बीच में टोकता है। फिर से डिसिप्लिनरी कमेटी बुलवानी है क्या? सिल्विया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो याद करती है, लोग कहते हैं कि डेकलेन को लाइब्रेरियों से चिढ़ है, तो क्या वो सच में उसे सजा दिलवाने वाला है? वो जल्दी से बोलती है, मुझे प्रोफेसर रैलान ने अनुमति दी थी, मैं बस एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी। डेकलेन शांत चेहरा लिए सोचता है, दोनों ने नियम तोड़े हैं और उसके हिसाब से ये किसी सजा से कम नहीं होना चाहिए। वो उसके हाथ में पकड़ी किताब उठाता है और तुरंत पहचान जाता है, इथेनल नोवेल। वो पूछता है, क्या तुम सच में ये भाषा पढ़ सकती हो? सिल्विया थोड़ा असहज होकर कहती है, मुझे लिटरेचर और लैंग्वेजेस में दिलचस्पी है। डेकालन बस सिर हिलाता है, जो करना है करो, लेकिन अगली बार किसी फैकल्टी से अनुमति लेना, अपने परिवार के इन्फ्लुएंस पर मत चलो। वो मुड़कर चला जाता है और सिल्विया वहीं खड़ी रह जाती है, होंठ भींचे हुए, भीतर से खौलती हुई। वो तो बस फेरिस की भाषा को समझना चाहती थी, लेकिन डेकलेन ने उसके ज्ञान पर सवाल उठा दिया। थोड़ी देर बाद दृश्य बदलता है। घने जंगलों के बीच कुछ एडवेंचरर्स एक जंगली मैजिकल बीस्ट का शिकार करने निकले हैं। डेकलेन दूर खड़ा उन्हें देख रहा है, शांत मगर चौकस नजरों से। वो नोट करता है कि ये सब नए हैं, पर फिर भी हैरानी की बात है कोई घबराया नहीं। वे जिस जगह है वो माउंटेन ऑफ डार्कनेस है, मैजिक टावर का सबसे सुरक्षित और खतरनाक ट्रेनिंग ग्राउंड, जहां चारों ओर वेनोमस क्रीचर्स का खतरा है। इसलिए टावर ने यहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर्स और लगातार पेट्रोल लगा रखे हैं। प्रोफेसर रिलान बेचैन नजर से अपने दस्तावेज पलट रहा था। इस इलाके का हेड प्रोफेसर अब तक तय नहीं हुआ, ये बहुत रिस्की है। वो सोच में डूबा ही था कि डेकुलिन आगे बढ़ता है, शांत मगर दृढ़ आवाज में कहता है, मैं संभाल लूंगा। रिलान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लौट आती, लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक और वजह थी। डेक्यूलिन के सिस्टम में नया साइड क्वेस्ट नोटिफिकेशन चमक रहा था, डार्कनेस ऑफ द मैजिक टावर। इस मिशन का इनाम था स्टोर करेंसी और एक अचीवमेंट रिवॉर्ड, और साथ ही एक अजीब सी खिंचाव जो उसे पहाड़ों की ओर बुला रही थी। उसे महसूस हो रहा था ये सिर्फ एक क्वेस्ट नहीं, कुछ बड़ा, शायद असली शिफ्ट, वही जो पूरे गेम को हॉरर में बदलने वाला है। जैसे ही उसे हेड प्रोफेसर घोषित किया जाता है, बाकी सब तैयारी में जुट जाते हैं। बैग्स, स्क्रोल्स, मैजिक टूल्स, और टीम माउंटेन ऑफ डार्कनेस की ओर निकल पड़ती है। 9 घंटे बाद मैजिक टावर के पास एक छोटे से कैफे में एफरीन और उसके दोस्त हंसते बोलते स्नैक्स खा रहे हैं। आज वो बेहद खुश है, आखिर उसने 1 लाख एने का माइलस्टोन पूरा किया है। वो कहती है, आज का ट्रीट मेरी तरफ से। दोस्त तालियां बजाते हैं और बात घूमकर जाती है उनके नए क्लब की ओर। बस अप्रूवल मिल जाए, फिर पहला गैदरिंग धमाकेदार होगा। इसी बीच कोई माउंटेन ट्रेनिंग कैंप का जिक्र करता है। सुनो, वहां 50 लोग गए थे प्रैक्टिस के लिए। थोड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन सब सेफ लौटे। बात अधूरी ही थी कि अचानक एक चीख गूंजती है। सारे लोग चौंक कर बाहर भागते हैं। एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है, चिल्लाते हुए, बचाओ। एफरीन बिना सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ती है। जूलिया पीछे से चिल्लाती है, एफरीन रुको, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो सुनती ही नहीं। कुछ दूरी तय करते ही एफरीन रुकती है, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ वो पीछे मुड़ती है। जूलिया गायब। चारों तरफ अजनबी जगह, अंधेरा, ठंडी हवा। वो फुसफुसाती है, ये मैं कहाँ हूँ? तभी उसे वो शख्स दिखता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो पुकारती है, अरे सुनो, रुको। पर जैसे ही वो पास जाती है, एक अजीब सी सनसनी उसके शरीर में दौड़ जाती है। वो व्यक्ति मुड़ता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। त्वचा फटती है, आंखें लाल चमकती हैं और एक डरावना चीख हवा में गूंजती है। एफरीन झटका खाती है। वो खुद को संभालती है, मंत्र तैयार करती है। तभी एक और परछाई पास आती है, डेकुलिन। वो ठंडी नजरों से क्रीचर को देखता है। एफरीन चीखती है, तुमने उसे मारा है ना? एक सिविलियन पर अटैक क्यों किया? डेकुलिन बस शांत स्वर में कहता है, जरा ध्यान से देखो। और तभी इल्यूजन टूटता है। वो महिला इंसान नहीं थी, बल्कि एक डीमन थी। एफरीन चौंक जाती है। डेकुलिन समझाता है, सिल्विया इसी तरह के जाल में फंसी थी। ये डीमंस अक्सर इल्यूजन, मैजिक से लोगों को फंसा। एफरीन कुछ कहने ही वाली थी कि वो ठंडे स्वर में काट देता है, बीच में मत पड़ो। और अगले ही पल डीमन उस पर झपटता है। डेकुलिन झुकता है और एक तेज वार में पूरा हवा का झोंका छोड़ता है। उसकी आंखें अब और गहरी और तेज चमकने लगती है। वो डीमन को ऑब्जर्व करता है। इल्यूजन बेस्ड मैजिक, माथे पर ग्लोविंग कोर, प्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो खुद मेंटल अटैक्स के प्रति रेजिस्टेंट था। इस डीमन की चालें उस पर बेअसर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और जाग रहा था। यूकलाइन, लिनेज का रक्त, वो रक्त जो अपने अंदर प्यूरिफाइंग माना और अनमैच्ड अग्रेशन रखता है। वो पुरानी विरासत जो सदियों तक डीमंस का शिकार करती रही, और अब वही रक्त डेकलेन की नसों में उबल रहा। उदाहरता है, मर जा। और उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड स्टोर करेंसी प्लस यूकलाइन, एट्रीब्यूट अनलॉक। वो धीरे से फुसफुसाता है, फिल्थी क्रिएचर, और आखिरी बार में डीमन की कोर चकनाचूर कर देता है। अचानक उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो शरीर को देखता है और एहसास होता है ये कोई रैंडम स्पॉन नहीं था, ये किसी संकेत का हिस्सा था। गेम अब भी चल रहा है, खिलाड़ी के बिना भी। अगले दिन इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मेडिकल वार्ड में एफरीन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो घबराई हुई चीख निकलती है। नर्स दौड़ती है,
आप जाग गई? ईफरीन आंखें मलती हैं, सिर भारी। मैं जंगल में थी। फिर नर्स धीरे से कहती है, माउंटेन ऑफ डार्कनेस में एक डायमंड प्रकट हुआ था। आप उसके इल्यूजन में फंस गई थी और बेहोश हो गई। आपको वहां से सुरक्षित लाया गया। एफरीन हकलाकर पूछती है, किसने? नर्स मुस्कुराती है, प्रोफेसर डेकुलेन। ईफरीन की सांस रुक जाती है। वो उस नाम को दोहराती है धीरे, अविश्वास में। घड़ी की ओर नजर डालते हुए ईफरीन ने थकी हुई आवाज में पूछा, आज कौन सा दिन है? नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुधवार। पर अगले ही पल उसकी बात ने एफरीन को झटका दे दिया। वो पूरे 36 घंटे तक बेहोश रही थी। वो अचानक उठी, घबराहट में अपने जूते पहने और सीधे क्लास की ओर दौड़ पड़ी। सांसें उखड़ी हुई थी, मगर किसी तरह वो वक्त पर पहुंच गई। उसकी दोस्त ने उसे देखकर राहत की सांस ली। मैं तुझे क्लिनिक में देखने गई थी, तू हिल भी नहीं रही थी। एफरीन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से अब भी बेचैनी बनी हुई थी। क्लास में माहौल थोड़ा अजीब था। आज कुछ अलग होने वाला था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आए डेकुलिन। उनके पीछे चल रहे थे एलन, हाथ में एक बड़ा बॉक्स लिए हुए। सारे छात्र एक साथ फुसफुसाने लगे। एलन कौन है? डेकुलिन ने शांत स्वर में कहा, ये एलन है, आज से मेरे टीचिंग असिस्टेंट। क्लास में हलचल मच गई। सब जानते थे डेकुलेन कभी किसी को अपने साथ नहीं रखता। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? एफरीन के मन में अपने पिता की याद आई, जो 30 की उम्र में भी टीचिंग असिस्टेंट नहीं बन पाए थे। उसने खुद से पूछा, डेकुलिन ने अब किसी को क्यों चुना, और वो भी एलन को? क्लास शुरू हुई और डेकुलिन ने घोषणा की, आज का लेक्चर सिर्फ अनुभव पर आधारित होगा। सभी को 3 घंटे का एक टास्क दिया गया और एक टाइमर चालू हो गया। एफरीन ने काम शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। उसके ब्रेसलेट पर नजर गई और उसने देखा डेकुलिन के ब्रेसलेट से वो बिल्कुल मिलता जुलता था। वो सोच में पड़ गई, क्या मेरे पिता का कोई रिश्ता था उससे? उसके सवाल बढ़ते गए, मगर टाइमर लगातार टिक टिक कर रहा था। उधर सिल्विया ने सबको हैरान कर दिया। उसने टास्क सिर्फ 25 मिनट 15 सेकंड में पूरा कर लिया। डेकुलिन और एलन ने बिना कुछ कहे उसे देखा। फिर डेकुलिन ने सिर हिलाया, जाओ तुम फ्री हो। सिल्विया बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। एफरीन अकेली रह गई थी। टाइम बीत रहा था, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसने झल्लाकर अपना सिर टेबल पर पटका। मैं कितनी बेवकूफ, कुछ भी नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, शब्द धीमे धीमे टूट रहे थे। मैं एक फेल्योर हूं। तभी उसके पीछे से ठंडी गहरी आवाज आई, 5 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं। वो चौंक कर मुड़ी। डेकुलिन अब भी वहीं खड़ा था। उसकी निगाहें ठंडी थीं और लहजा और भी सख्त। इतना आसान काम और तुम इसे भी पूरा नहीं कर पाई। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, हंसे या तुमसे आगे निकल जाए, तो भी तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है, और जब तक नहीं आएगी तुम मेरे लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये कहते हुए वो मुड़ा और बाहर चला गया। एफरीन वहीं बैठी रह गई। खाली कमरा, दीवार पर टिक टिक करती घड़ी और उसके अंदर टूटता सन्नाटा। फिर अचानक उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। नहीं, मैं नहीं मानूंगी ये बात। उसकी कलाई से हरी चमक उठी। ब्रेसलेट से निकलती ऑरा हवा में फैलने लगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, जिद्द थी। वो बुदबुदाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ये करूंगी। उसी वक्त दूर कहीं डेकुलिन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, शायद मैंने उसे सख्त लहजे में कुछ ज्यादा ही कहा, लेकिन ये जरूरी था। वो अगर नहीं बदली तो वो आने वाले हालात नहीं झेल पाएगी। माउंटेन ऑफ डार्कनेस पर जो डीमन दिखा था वो सिर्फ एक चेतावनी थी। अब मेन क्वेस्ट शुरू होने वाला था। एक नया युग आने वाला था, डार्कनेस और ईविल से भरा हुआ। और इसी अंधकार में कुछ चमकते लोग जन्म लेंगे। उनमें से एक होगी एफराइन, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खतरनाक। लेकिन डेकुलिन ने मन ही मन मुस्कुराया। वो चाहे जितनी भी ताकतवर बन जाए, मैं उसे अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगा। क्लासरूम से बाहर निकलते हुए एफरीन कुछ पल के लिए रुकी, फिर बिना देर किए सीधा डेकुलिन के ऑफिस की ओर भागी। उसकी सांसें तेज थी, पर चेहरे पर एक बात लिखी थी, मैंने कर दिखाया। तुरंत उसने अपनी मैजिक असाइनमेंट सामने रख दी। डेकुलिन ने बिना कुछ कहे फाइल खोली, नजरें पन्नों पर घूमी और फिर बोले, 6 घंटे 25 मिनट। उनकी आवाज में ठंडापन था, पर आंखों में हल्की सी हैरानी भी। तुम अकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो, फिर भी तुम्हारा काम काबिले तारीफ है, ये फर्स्ट प्लेस के लायक है। एफरीन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान। उसी पल साइड क्वेस्ट का नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने उभरा। क्वेस्ट कंप्लीट, स्टोर करेंसी रिसीव्ड। डेकुलिन ने कुर्सी की फाइलें समेटी। अब घर लौटने का वक्त था, लेकिन जैसे ही वो गलियारे से गुजरे, सामने से एक सफेद बालों वाला आदमी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। डेकुलिन की चाल धीमी पड़ी। ज़ेट वेरोनबुगन, जूली का बड़ा भाई और फ्राइटन फैमिली का हेड, वही जिसने सबसे पहले जूली और डेकुलिन की एंगेजमेंट का प्रस्ताव रखा था। लड़ाई के मामले में वो गनी से भी ज्यादा ताकतवर था। एक ऐसा नाम जो अकेले कई दुश्मनों के लिए काफी था। डेकुलिन थोड़ा असमंजस में था, इतना ताकतवर आदमी मुझसे मिलने क्यों आया है? उसके मन में शक उठने लगा। क्या ये जूलिया के स्नोफ्लेयर स्टोन से जुड़ा हुआ है? ज़ाइड के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ छिपा था। प्रोफेसर डेकुलिन, उसने सहजता से कहा, जूलिया के साथ तुम्हारे हाल के व्यवहार को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूं। फिर हल्के लहजे में जोड़ा, डिनर पर मिले, सिर्फ एक फ्रेंडली गैदरिंग। डेकुलिन जानता था ये कोई साधारण न्योता नहीं था, फिर भी उसने सिर झुका दिया। जरूर। ज़ाइड ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं सब अरेंज कर दूंगा, मेन्यू तुम्हारी पसंद के हिसाब से होगा। डेकुलिन ने महसूस किया उसने पहले से सब तय कर रखा, मेरे ना कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वो जानता था फ्राइटन फैमिली की प्रतिष्ठा के खिलाफ जाना खतरे से खेलना है। तो हे गाइस, वीडियो खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।